आज हम डीएनए की रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसका जनरल एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से होता है। तो उसके लिए हम डायग्राम पे देखते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की डायग्राम है। जिस तरह से हमारे पास डीएनए एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है और नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जुड़ा हुआ होता है। अब हमारे पास डीएनए बाइंड करेगा हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द। हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन का ना एक कॉम्प्लेक्स बनता है। 8, ये जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं इसमें कितनी हिस्टोन प्रोटीन है? 8 हिस्टोन प्रोटीन है। 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए जब बाइंड करेगा तो 200 न्यूक्लियोटाइड बाइंड होती हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द। तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, एक कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में अब हमारे पास क्या चीज़ है? 8 हिस्टोन प्रोटीन है, 200 न्यूक्लियोटाइड है किसके? डीएनए के। एक हिस्टोन जो मेन हिस्टोन लिंकर है उसका नाम है H1 हिस्टोन लिंकर। अब न्यूक्लियोसोम से हमारे पास क्या बनता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं क्रोमाटिन मटीरियल। क्रोमाटिन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, यूक्रोमाटिन एंड हेट्रोक्रोमाटिन। यूक्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन में डिफरेंस क्या? यूक्रोमाटिन वो क्रोमाटिन है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिससे हमारे प्रोटीन बनेगी। हेट्रोक्रोमाटिन हमेशा कंडेंस फॉर्म में रहेगा, इससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी। क्रोमाटिन जब कंडेंस हो जाएगा तो वो हमारे पास एक शेप अटेन कर लेता है, एक्स शेप्ड, और इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। मेटाफेज क्रोमोसोम ये एक टाइप है एम क्रोमोसोम की। एम क्रोमोसोम भी इसी को कहते हैं। तो ये जनरल ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हम इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर की। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन का हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम बनता है, ये भी हम बात कर लें। मेन हिस्टोन लिंकर कौन सा है? वो H1 है। हेट्रोक्रोमाटिन की बात कर ली, यूक्रोमाटिन की बात कर ली हमने। अब हिस्टोन प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। अब अमाइनो एसिड्स हमें 2 तरह के रिएक्शंस भी देते हैं, मिथाइलेशन एंड असाइलेशन। ये हमें मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल है। अब देखिए, जब हिस्टोन की मिथाइलेशन होगी तो डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कम हो जाएगी। इसी तरह जब हिस्टोन की असाइलेशन होगी तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा बनेगी। तो ये दोनों रिएक्शंस आपने याद रखने। अब डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसको स्टार्ट करवाना किसका काम है? हेलिकेज एंजाइम का। और सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं, उधर से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है। अभी हम डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम, ये आपको दिखाया गया। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? जो हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट कर देगा, सिंगल में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह एक ऊपर वाली साइड पे चला गया, एक नीचे वाली साइड पे। इसको किसने किया है? हेलिकेज एंजाइम। अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये क्या है? सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, जो ब्लूइश कलर में है। अब ये सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन हमारे पास डीएनए की जो चेन्स सेपरेट हुई हैं उसको रीएनाइलिंग से बचाते हैं, मतलब कि दोबारा बाइंड होने से बचाते हैं। सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, जो सिंगल चेन्स हमें बनी है हमारे पास डीएनए की, उसको दोबारा से बाइंड होने से बचाते हैं, कंप्लीमेंट्री बाइंड होने से। इन दो की हमने बात करी। अब हमारे पास 2 चेन्स बन गई हैं। उन 2 चेन्स की बेसिस के ऊपर हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं। जहाँ जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उस पॉइंट को नाम देना है हमने रेप्लिकेशन फोर्क, के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिस जगह से हो रहा है, जहाँ पे हेलिकेज एंजाइम ने एक्ट किया है, उस बेसिस पे हमने 2 स्ट्रैंड्स बना लिए। एक वो स्टैंड है, जिस तरह ये स्टैंड है लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड देख सकते हैं किस तरफ को मूव कर रहा है? टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। लीडिंग स्टैंड ने किस तरफ को मूव करना है? टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। इसकी सिंथेसिस 5' से होगी, ये इस तरफ को मूव करेगा रेप्लिकेशन फोर्क। इसको क्या नाम देंगे? लीडिंग। जो रेप्लिकेशन फोर्क से अवे मूव करेगा ये उसको कहेंगे लैगिंग स्टैंड। इसने अवे जाना है, दूर जाना है रेप्लिकेशन फोर्क से। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस,
लीडिंग स्टैंड हमारे पास कंटिन्यूसली बनता है, इनमें हमारे पास फ्रेगमेंट्स नहीं बनते। जबकि लैगिंग में क्या होता है, लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होती है। उन फ्रेगमेंट्स को नाम देते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, के जो डीएनए या जिसकी जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, जो हमारे पास इस जगह पे डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, तो ये जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हो रही है इसको हम नाम देते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम किसने करना है, डीएनए लाइगेज ने। ये डीएनए लाइगेज है, ये क्या कर रहा है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ रहा है लैगिंग स्टैंड में। ये मेजर डिफरेंस है हमारे पास लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड में। अब बात करते हैं हम प्राइमेज एंड प्राइमर के। प्राइमेज वो एंजाइम है जिसने प्राइमर बनाना है, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर एक 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो पहले बाइंड होगा तो हमारे पास रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर बनाया, प्राइमर बाइंड होगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें प्राइमर का फंक्शन भी समझ आ गया। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1, ये मेजर एंजाइम है हमारे पास रेप्लिकेशन में। इन पे हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का आपको एक सर्कुलर रिंग नज़र आ रहा है, इस सर्कुलर रिंग का नाम है टोपो आइसोमेरेज। क्या नाम है, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, हमारे पास हमने पिछली डायग्राम में देखा कि डीएनए की सुप्रा कोइलिंग होती है, कि बहुत ज़्यादा कोइल हुआ होता है। तो टोपो आइसोमेरेज डीएनए की सुप्रा कोइलिंग को रिमूव करता है, उनको सिंपल चेंज में कन्वर्ट करता है। अब ये हमारे पास एक पर्पल से कलर का राउंड बाल शेप्ड एंजाइम है गाइरेज। गाइरेज क्या करता है, जैसे जैसे हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती जाएगी डीएनए मूव करता जाएगा, तो ये सिंगल स्ट्रैंड्स को दोबारा हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना किसका काम है, गाइरेज का। ठीक है, तो गाइरेज हमारे पास दोबारा से बाइंड करेगा सिंगल चेंज को हेलिकल फॉर्म में। अब हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 पे। अब हम उससे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्शंस आपने याद रखनी है कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको हम नाम देते हैं कार्बन की बेसिस पे। एक 3' कार्बन है, दूसरा है 5'। ये दोनों हमेशा ऑपोजिट रहेंगे। अगर ऊपर वाला 3' है तो नीचे वाला क्या होगा, 5'। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह एक साइड पे 5' है तो दूसरा एंड इसका क्या होगा, 3'। अगर ये 3' है, इसका दूसरा एंड क्या होगा, 5'। अभी हम देखते हैं, ये 5' है, इसका एंड क्या कहलाएगा, 3'। ये 5' है, इसका एंड क्या कहलाएगा, 3'। अगर ये 5' है तो इसका एंड इस पॉइंट पे हो रहा होगा तो हम उसको नाम क्या देंगे, 3'। ये हमेशा ऑपोजिट है। ये किस बेस के ऊपर है, कार्बन बेस के ऊपर। तो आपने ये डायरेक्शंस याद रखनी है, इन्हीं की बेस पे हम डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3 में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वो हम देखते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात हम सबसे पहले करते हैं। बाइंड्स द प्राइमर, ये प्राइमर को जोड़ेगा और उससे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। इसके 2 पॉइंट्स देख लें। डीएनए की सेंसिटाइज करनी किस डायरेक्शन में, 5' टू 3'। लेकिन इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, सबसे पहले हम समझते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है कि रिमूव करना न्यूक्लियोटाइड्स को। अब ये सिंथेसाइज करेगा 5' टू 3', लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, 3' टू 5'। ये बात समझ आ गई। अब लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पे हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 पे। ये डीएनए की सेंसिस करता है 5' टू 3', बिल्कुल सेम है जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज 3 की थी, लेकिन इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डिफरेंट है। वो क्या है, 5' टू 3'। जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 की क्या थी, 3' टू 5'। इनमें मेनली डिफरेंस यही है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का, कि ये किस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उस बेस के ऊपर हम डिफरेंशिएट करते हैं। टोपो आइसोमेरेज, जैसा कि हमने बात की थी कि ये सुप्रा कोइल्स को रिमूव करता है। प्रोकैरियोटिक में इसकी जो टाइप है वो 2 एंड 4 है। उनमें हमारे पास क्या है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। इसी तरह यूकैरियोटिक में हमारे पास टोपो आइसोमेरेज की जो टाइप है वो है आइरिनोटिकन, टोपोटिकन, इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड।
ये हमारे पास टाइप्स हैं टोपो आइसोमेरेज की। ये हमने डिफरेंस की भी बात कर ली, इनमें एक्सोन्यूक्लियस का डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कि टीलोमरेज क्या है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीलोमर कहते किसे हैं। क्रोमोसोम के एंड पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो हमेशा कंडेंस रहेगा और उसको हम टीलोमर कहते हैं। उसने कभी भी एक्सप्रेस नहीं होना होता, बिल्कुल एंड पे। अब टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान लॉस हो जाता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए दोबारा से डीएनए को ऐड कर दिया जाता है। ये क्या करता है, डीएनए को ऐड करता है किस एंड पे, 3' एंड पे ऑफ क्रोमोसोम, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, के रेप्लिकेशन में जो लॉस हुआ है उसको कवर अप किया जा सके। ये टीलोमरेज का काम है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेप्लिकेशन होगी। अब हम इसके रिलेटेड थोड़े से क्लिनिकली रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं। A new experimental drug is found to inhibit the histone deacetylase. deacetylase एक एंजाइम है और हमें एक ड्रग मिली है जो इसको इनहिबिट करेगी। How will this drug most likely alter transcription? कि ये ट्रांसक्रिप्शन को कैसे इफेक्ट करेगी। अभी हमने जिस तरह पीछे 2 रिएक्शन पढ़े थे, असाइलेशन से क्या होता है, असाइलेशन ऑफ हिस्टोन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देते हैं। डीएसाइलेशन से क्या होगा, हिस्टोन की ट्रांसक्रिप्शन कम हो जाएगी। डीएसाइटाइलेज एंजाइम क्या करता है, रिमूव करता है एसिटाइल ग्रुप को हिस्टोन से, जिससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन कम हो जाएगी। अब हमारे पास जो ड्रग है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। डीएसाइटाइलेज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा, हमारे पास जो एसाइलेटेड हिस्टोन है, नंबर ऑफ एसाइलेशन वो ज़्यादा हो जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगी। सबसे पहले इधर देखें, ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जब हिस्टोन, ये एच हिस्टोन प्रोटीन है, इसकी एसाइलेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा हो जाएगी। अब डीएसाइटाइलेज इसको क्या कर रहा था, डीएसाइटाइलेज हिस्टोन प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन को कम कर रहा था। ड्रग ने डीएसाइटाइलेज को इनहिबिट कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, असाइलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन था। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक पैथोलॉजिस्ट है जो स्टडी कर रहा है डीएनए को फ्रॉम द स्टेफ ऑरियस। ये वाउंड इन्फेक्शन है। स्टेफ ऑरियस क्या है, ये हमारे पास ये हमारे पास होता है एक डीएनए की कैटेगरी है। तो डीएनए क्या है ना, बैक्टीरिया टॉक्सिन की कैटेगरी है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन काज करती है। स्टेफ का मतलब है स्टेफाइलो ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस की एक किस्म है, एक काइंड है जिससे इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरियल टॉक्सिन का नाम है। अब पैथोलॉजिस्ट ने क्या किया है, आइसोलेट किया है एंजाइम को और उसकी रेप्लिकेशन एक्टिविटी को स्टडी किया। शी फाइंड्स दैट दिस पार्टिकुलर एंजाइम पोजेसेस 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, कि उसने देखा कि ये इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये जो रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो किस डायरेक्शन में ये कर रहा है। तो वो 5' to 3' है। ये न्यूक्लियस एक्टिविटी से हमने बताना है कि एंजाइम कौन सा है। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 है, जैसा कि हमने दोनों की देखी थी। अगर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है तो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम है। अगर मैं कहूँ कि 3' to 5' है तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम बन जाएगा। यही मेन डिफरेंस है डीएनए पॉलीमरेज 1 and 3 में। तो ये दूसरा एमसीक्यूज हो गया। अब तीसरा हम बात करेंगे। तीसरे में हम डिटेल देखेंगे। ये एक 76 ईयर ओल्ड हमारे पास मेल एडमिटेड टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। उसको क्या है, निमोनिया। अ सेप्टम कल्चर इज ऑब्टेन्ड इन द होप्स ऑफ आइसोलेटिंग द पैथोजन एंड डिटरमाइनिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिव। अब स्पुटम क्या होता है, जिस तरह से वो जो खांसी करते हैं, जो मटेरियल वो बाहर निकलेगा रेशा या बलगम की फॉर्म में, उसको हम स्पुटम का नाम देते हैं। तो वो स्पुटम को कलेक्ट किया गया है ताकि चेक किया जा सके एंटीबायोटिक एक्टिविटी को, कि हम कौन सी मेडिसिन देंगे तो ये ख़त्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट्स डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड एंड एनालाइज। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द partially replicated DNA reveals that the ribose sugar with an increased number of hydroxyl group increased. These fragments are most likely degraded by what enzyme during the replication.
तो कहते हैं रेप्लिकेशन में इस चीज़ को ख़त्म कौन करता है। अब सबसे हमें दो बातें पता चल गई कि जो हमारे पास राइबोस शुगर है उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सल ज़्यादा है। तो डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस, आरएनए में होती है राइबोस शुगर। डीऑक्सी का मतलब है कि एक ऑक्सीजन रिमूव थी। अब हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप ज़्यादा है तो हमारे पास ये आरएनए की बात हो रही है सबसे पहली बात। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आरएनए के रिलेटेड ही एंजाइम होगा। अब आरएनए के रिलेटेड रेप्लिकेशन में हमारे पास कौन सा एंजाइम था? आरएनए प्राइमर आरएनए प्राइमेज एंजाइम था जो हमारे पास आरएनए प्राइमर बना रहा था। ठीक है, आरएनए प्राइमर बन रहा था। अब हमने देखना है कि उसको डिग्रेड किसने किया, उसको रिमूव किसने किया। तो हमने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। तो इस कंडीशन में हम कौन सा एंजाइम इंट्रोड्यूस करवाएंगे? हम डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे क्योंकि वही एंजाइम हमारे पास आरएनए प्राइमर को डिग्रेड करता है। तो ये थे हमारे पास 3 क्लिनिकल क्वेश्चंस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डीएनए रिपेयर किस तरीके से होता है।